हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लेखपाल 2021 के लिए मैथ्स का जो 2000 लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी मैं अभी हाल ही में जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, उसका भी मैं सोल्यूशन डाल चुका हूँ अपने इस चैनल पर, और एसएससी जीडी का भी सोल्यूशन करा चुका हूँ मैथ्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो मैंने पेपर डाउनलोड किया हुआ था गूगल से, उसकी मैंने क्लिप ली है। तो अगर थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू हो या दिखाई कम दे रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर का मिश्रण है, वो अम्ल है और पानी है, उसका अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ये मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक है, मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एसिड और वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो कितना था, 2:1। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, उसके बाद क्या हो गया, 1:2। मैंने क्या किया, वाटर को ऐड किया है। मैंने वाटर ऐड किया है तो एसिड के साथ तो कुछ नहीं किया, तो हम यहाँ पर एसिड को सेम कर लेंगे। यहाँ पर 2 रेशियो है, यहाँ पर 1 रेशियो है, तो रेशियो को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2:1 और नीचे हो जाएगा 2:4। अब एसिड हमारा सेम हो गया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब हम देखेंगे कि मैंने कितना लीटर पानी मिलाया। यहाँ से देखेंगे, पहले मेरे पास 1 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 3 यूनिट। मुझे 3 यूनिट की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब स्टार्टिंग में देखेंगे हमारे पास क्या है, 2:1 यानी कि 3 यूनिट। इस 3 यूनिट, ये जो 3 यूनिट है हमारे पास, इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। इस 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 लीटर, ये रहा 60 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर मुझसे दे रखी है और 3 लीटर की मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 लीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिगेशन का और मिक्सचर और एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया कि जो चीज़ें कांस्टेंट थी उसको मैंने इक्वल कर लिया। इसमें एसिड कांस्टेंट था तो मैंने एसिड को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। यहाँ पर भी 2 यूनिट था और यहाँ पर भी 2 यूनिट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है, वर्गों की ओर ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, सभी वर्गों को समान रूप से आवंटित है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये जब मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट कराऊंगा तब आपको ये करा दूंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1,6, 8, 3, 2, इसका मुझे माध्य और माध्यिका का योगफल मुझे फाइंड करना है, यानी कि मीन प्लस मीडियन का मुझे योग फाइंड करना है, यानी कि हमको सम फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 + 8 + 3 + 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड दे देंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 1 20, 20 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 4, यानी कि हमारे पास जो मीन आ गया वो क्या आ गया, 4। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 6, 8। अब n की वैल्यू यहाँ से कितनी है, n की वैल्यू है 5। मैंने काउंट करके देखा 1, 2, 3, 4, 5, n की वैल्यू 5 है। ये क्या है, ऑड है। जब भी ऑड का केस होता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n + 1/2 th,
यही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो हम एन एफ की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि थर्ड वाला पद जो होगा वो हमारी मीडियन हो जाएगी। तो हम काउंट करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से करने 1 2 एंड 3, ये 3 जो है यानी कि जो मीडियन आएगा हमारा, मीडियन वो क्या आ गया 3। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो ये क्या रहा 4 और ये रहा 3, 4 + 3 = 7। ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने सबसे पहले मीन फाइंड किया, फिर हमने इधर मीडियन फाइंड किया और उसके बाद हमने इनका सम निकाल दिया, आंसर आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी काम को एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज़ी से काम करता है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज़ी से काम करती है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का तीनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले एक लाइन पढ़ते हैं, बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि ये हो गया मेल और ये फीमेल, इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, महिला से दोगुना। अगर महिला की इफ़िशियंसी 1 है तो मेल की कितनी हो जाएगी 2। फिर बोला जो महिला की इफ़िशियंसी है वो बॉयज़ से, यानी कि एक बच्चा भी है उससे दोगुनी है, ये इनका एफिशिएंसी है। हम एफिशिएंसी को मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करने के लिए क्या होता है, जो इधर होगा इसको यहाँ लिख देंगे, इससे पहले 2 लिख देंगे और ऊपर ऊपर कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 4:2:1। हमने रेशियो मर्ज कर दिया। अब हमारे पास ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 4 मैन की एफिशिएंसी है, 2 फीमेल्स की एफिशिएंसी है और बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा, यानी कि तीनों लोग, यानी कि मेल प्लस फीमेल प्लस बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 डेज़ में। तो हमसे पूछ क्या रहा है, एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में, यानी कि हमसे बॉयज़ पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे। मैंने डी लेट कर लिया। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैन 4, दूसरा लेते हैं, ये हो जाएगा 4 + 2 + 1 × 4 = बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 × डी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 7 × 4 28, यहाँ से क्या आ जाएगा 28 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन 28 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ रेशियो को मर्ज किया और जो भी कंडीशन बोल रहा था वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है। हम जानते हैं जो बहुलक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम यह देख लेते हैं, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25 और 25। मुझे पता है इसका जो बहुलक है वो क्या है, 27 है। इसका मतलब 27 की जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज़्यादा होगी। मैं यहाँ काउंट कर लेता हूँ 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 25 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 2 एंड 3। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 25 कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। अब 27 को देख लेते हैं, 27 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार ये भी रिपीट हुआ है। और 26 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 एंड 3 बार 26 भी रिपीट हुआ है। और 23 1 बार और 24 1 बार। तो हम देखते हैं कि 25, 27 और 26 इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। और हमको पता है कि 27 क्या है, इसका बहुलक है। इसके लिए क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि 27 हो जाएगी। जब x की जगह पे हम 27 को पुट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी 4 और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तभी इसका बहुलक 27 आ सकता है। आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे।
इसका आंसर आ जाएगा 27 सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बोल रहा है कि एक लड़का अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से चलता है, 17/22 भाग कार से चलता है तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है। देखते हैं क्या बोल रहा है। 2/11 उसने चला ट्रेन से, उसके बाद 17/22 चला है वो कार से। मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लेट कर लिया टोटल जर्नी। टोटल जो जर्नी है वो मैंने इनका एलसीएम 22 और 11 का एलसीएम मैंने 22 लेट कर लिया। मैंने लेट कर लिया 22 किलोमीटर पूरी जर्नी है। 22 पूरी जर्नी है, 2/11 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर। वो किससे गया है, ट्रेन से। ट्रेन से इसका मैंने क्या निकाल दिया, 2/11 निकाल दिया इसका, तो आ गया 4। फिर मैं इसका जब 17/25 करूँ 22 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 17। ये आ जाएगा क्या, कार से। तो मैं देखूँगा 17 और 4 21 किलोमीटर मैं कार और ट्रेन से चल चुका हूँ। तो रेस्ट कितना बचा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मुझे किससे चलना पड़ेगा, पैदल। और सवाल में 1 किलोमीटर की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 यूनिट, और सवाल में भी 1 किलोमीटर ही दे रखा है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोमीटर। इट मीन्स पूरी टोटल जर्नी कुल कितनी दूर चला हमारा, टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 50 प्रेक्षणों के एक समूह में 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन क्या होता है, जैसे मानक विचलन ये लिखा है, मानक विचलन तो होगा क्या, जितने भी संख्याएं होंगी उसमें आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, मतलब अगर सभी संख्याओं में हम y जोड़ दें, सभी संख्याओं में अगर हम y को ऐड कर दें तो जो भी हमारा मानक विचलन होगा वो नया जो मानक विचलन हो जाएगा उसमें y से ऐड हो जाएगा। अगर हम y को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी क्या होगा, मानक विचलन जो भी आएगा वो -y हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y हो जाएगा, और डिवाइड दे दिया जाए तो इसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा y। तो यहाँ पर क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कराया गया है। यहाँ पर देखा 2 से मल्टीप्लाई कराया गया, तो हमें क्या देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 8 था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि A 90 डिग्री है, A 25 सेंटीमीटर है, B 7 सेंटीमीटर है, 10B की वैल्यू मुझसे फाइंड करनी है। मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ आपको, हालांकि डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। A B C, क्यों मुझे A को संपूर्ण बनाना है 90 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा A, ये वैल्यू हो जाएगी B, ये वैल्यू हो जाएगी C। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। अब मुझे A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, C की वैल्यू, B की वैल्यू 7 दे रखी है, मुझे C की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसमें ट्रिपलेट जानते हैं, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 24, C की वैल्यू 24। वैसे भी आप लोग अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस स्क्वायर, वहाँ से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से बेस की वैल्यू निकालेंगे तो भी 24 आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, 10B, मतलब ये 10B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना हो जाएगा 24, 7/24। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 1 पैसे पर रुपीस पर मंथ
व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि लिखा है यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये पर 1 पैसा ब्याज मिलता है, ठीक है, और प्रति माह ये 1 महीने में मिलता है, 1 मंथ में। हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। रेट जो होती है वो होती है 100 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है वही होता है रेट हमारा। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम इसको 100 रुपये बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करा दें तो 100 रुपये पे हमें कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपये। ये मुझे 1 मंथ में मिल रहा है। हमें बताया कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, तो 1 साल में यानी कि 12 रुपये मिलेंगे। 1 महीने में 1 रुपये मिलता है तो 12 महीने में 12 रुपये। तो 100 रुपये में 100 रुपये पर 1 साल में 12 रुपये मिलेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12%। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेट की डिफिनेशन होती है वो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला जो भी ब्याज होता है उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होता है, 100 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज। तो हमसे 1 रुपये में 1 पैसे ब्याज दे रहा था 1 महीने के लिए, तो हमने देखा कि 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 100 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा 1 महीने में। लेकिन मुझे 1 साल में चाहिए, तो 1 साल में के लिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 12 रुपये। तो 1 साल पर 100 रुपये पर 1 साल के लिए 12 रुपये मिलेगा, तो वही ब्याज होता है। तो इट मीन्स इसका ब्याज का आंसर क्या आ जाएगा, 12%। आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक यूनिक मेथड बताता हूँ। हमको पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है यानी कि S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग। तो ये कितना दिया है, 30। मैंने मान लिया A सबसे बड़ी भुजा है जिसकी लंबाई हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये अगर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इट मीन्स B प्लस C, इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि B प्लस C का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, हमें 13 यहाँ से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अब यहाँ से देखते हैं कि हमको सबसे छोटी भुजा चाहिए, हमने मान लिया B सबसे छोटी भुजा है, लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। तो अगर B सबसे छोटी भुजा है इसके लिए हम ऑप्शन से आ जाते हैं। अगर हमने मान लिया B सबसे छोटी भुजा है, उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। अगर ये 3 है तो अगर हम इसको 3 रखेंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। आप कहेंगे 14, यस। तो आप मुझे बताइए, अगर B सबसे छोटी भुजा हो गई और A जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है तो उससे बड़ी भुजा 14 कैसे हो सकती है। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगर हमने 3 सबसे छोटी भुजा ले ली और इन दोनों का सम 17 है तो इस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, जो कि 13 से बड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 14, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा 13 सबसे बड़ी भुजा है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगला ऑप्शन रहते हैं 5। अब हम यहाँ पर 5 रखते हैं, तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ 5 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। अब ये 5 हो गया, 12 हो गया, ये थोड़ा सा सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब ये हो गया 5, 12, 13। ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट दिख गया। इसका मुझे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 × 12। इसको देखेंगे तो इसका आंसर 30 मुझे मिल गया। इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे एरिया भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर ही चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हालांकि मुझे ऑप्शन मिल चुका है, अगला भी चेक कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 6 रखेंगे, अगर हम B की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी 11। और उसके बाद अगर हम इसकी जगह पे 4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर से 13 और 13, और ये भी 13 है, तो 13 सबसे बड़ी भुजा नहीं हो सकती। इट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
और इसको सॉल्व करने से 6, 11 और 13 को लेकर के हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एरिया जो है 30 नहीं आएगा। इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने 3 आंसर गलत आंसर कट कर दिए तो चौथा आंसर सही होना उसकी मजबूरी है। तो 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या में 8% जोड़ने और उसी संख्या में 3% घटाने से बीच जो संख्याओं का अंतर है वो 7 है। मूल संख्या क्या है? मैंने लेट कर लिया, जो मूल संख्या है वो 100 है। अब बोल रहा है, पहली कंडीशन बोल रहा है अगर इसमें 8% हम ऐड कर दें, 8%, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा? 8 रुपये। अगर हम इसमें 8 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हम इसमें 3% घटा दें, इसका 3% अगर हम माइनस कर दें तो इसका जब हम 3% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा। 3 माइनस हो जाएगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप लोग, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसके बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा? इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। इस 11 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 407। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताइए? 3 और 7, 37 आ जाएगी। मुझे क्या चाहिए? 100%, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3700। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ गए होंगे क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी धनराशि पर, कोई धनराशि पर ब्याज 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो हमें ब्याज की दर चाहिए। तो हमने अभी बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज दर कहलाती है। बस उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने लेट कर लिया कि मेरा प्रिंसिपल 1 रुपये था और 2 गुना हो जाता है। अगर धनराशि 2 गुनी हो जाती है मतलब 1 से 2 हो जाती है, तो मुझे बताइए कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज मिला। मूलधन में ब्याज हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ये हमारा मूलधन था। अच्छा, ये मुझे जो ब्याज मिला है, आप मुझे बताइए कितने सालों में मिला है? आप कहेंगे 10 सालों में मिला है। लेकिन मैंने भी आपको बताया था 10 सालों में कितना रुपये ब्याज मिला है? 10 सालों में 1 रुपये ब्याज मिला है। तो आप मुझे बताइए 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलेंगे 1/10। मैंने यही तो बताया, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? ब्याज दर कहलाती है। तो आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया 1/10 ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए पर मिल रहा है? 1 रुपये पर। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो इसको लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? 10%। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही फार्मूला, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही कहलाता है ब्याज दर। या फिर यहाँ से भी देख ले, 1 साल में 10 रुपये, 1/10 रुपये मिल रहा है, वो भी कितने रुपए पर? 1 रुपये पर। 1 रुपये पर 1 साल में 1/10 रुपये मिल रहा है। तो मुझे बताइए 100 रुपये पर यहाँ से कितना मिलेगा 1 साल में? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। वही तो है, 100 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला, 1 साल पर मिलने वाला ब्याज कितना है? 10 रुपये। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई थिंक 10%। 2 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट के बाद 10% घटाई जाती है, तो कार की कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो इसके लिए आप लोगों ने जब भी वाला क्वेश्चन को, एक फार्मूला होता है A + B + AB/100। इसके लिए क्या होता है? ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इतने % होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस आता है। यहाँ पर प्लस माइनस, अगर वृद्धि होती है तो हम लोग प्लस लगाते हैं, माइनस और निगेटिव होता है तो हम लोग निगेटिव लगा देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहले 30% बढ़ाया गया तो 30%, उसके बाद 10% फिर बढ़ाया गया तो फिर से 10% बढ़ा दिया, 10% हो गया। फिर 30 × 10
गुणे 100 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 3, 30 10 40 3 43, 43% इसको सॉल्व का करेक्ट आंसर है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि एक आयताकार क्षेत्र के ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज का कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो ये मान लेते हैं ये एक मेज है, इसका परिमाप मुझे दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये लेंथ L है, ये ब्रेथ V है, तो मुझे बताइए 2L प्लस B की वैल्यू कितनी गिवन है 28। यहाँ से L प्लस B कितना आ जाएगा 14 मीटर। उसके बाद मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल दे रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी। L इंटू बी कितना हो जाएगा 48। एक फार्मूला पढ़ा होगा L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। वही फार्मूला हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। तो L प्लस बी के बराबर 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 196 माइनस 8 चौको 32 3 4 16 3 192, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4L माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L माइनस बी कितना आ जाएगा 2, L माइनस बी कितना आ जाएगा 2। अब मुझे बताइए L प्लस बी मुझे पता है, L प्लस बी मुझे पता है 14, L माइनस बी मैंने निकाल लिया 2। अब मुझे यहाँ से बताइए L की वैल्यू चाहिए, तो जोड़कर आधा कर लीजिए। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 प्लस 2 16 डिवाइड बाई 2 8। यहाँ से B की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिवाइड माइनस करके आधा कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2 6। यहाँ से L और B की वैल्यू हमको पता चल गई। अब मुझे L की वैल्यू पता चल गई 8 और B की वैल्यू पता चल गई 6। मुझे क्या चाहिए इसका लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब इसका डायगोनल चाहिए मुझे। तो ये कितना हो जाएगा L का 8 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है 8 6। मुझे बताइए आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 8 6 और 10 का। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और वैसे भी निकाल सकते हैं हाइपोटेनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, अंडर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी ट्रिपलेट, ये तो फेमस ट्रिपलेट है 8 6 10 का। तो 8 6, तो ये बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखते हैं, बात करते हैं। बोला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और इसका व्यास क्या होता है 2r। अगर रेडियस r है तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो बोल रहा है परिधि अधिक है, तो परिधि में से 2r माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.6। तो यहाँ से अगर हम 2r कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा पाई माइनस 1। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू r इंटू आ जाएगा 15/7 इक्वल टू 18.6। तो हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। 7 का यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, यहाँ से हटा दिया, और ये 15 दूना 30, 30 को हमने यहाँ से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3 से काट लो 30 छंग 18, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, यहाँ से लगी 1, 7 छंग 42 और 1 43। और यहाँ पे एक पॉइंट ये लगा हुआ है और नीचे 10 है, यानी कि 2 पॉइंट पर दशमलव लगा जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगी 4.34। हमसे पूछ क्या रहा है डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 86.8। 86.8 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि
उसके व्यास, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है यदि कोई व्यक्ति 8 रुपीज़ में 10 वस्तुओं को खरीदता है, 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति दर के हिसाब से बेचता है, यानी कि इसका ये कॉस्ट प्राइस है और इसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 1.25। तो हम यहाँ से सीपी देख लेते हैं। 8 रुपये में 10 खरीद देता है, तो मुझे बताइए 1 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदेगा, एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा। 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदता है तो एक आर्टिकल जो खरीदेगा वो कितने रुपए में खरीदेगा, 0.8 रुपये में, यानी कि 80 पैसे में खरीदेगा। हम लोगों ने 10 से डिवाइड दे दिया, इतने रुपए में खरीदेगा। ये उसका सीपी है और इसका एसपी कितना है 1.25। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो कितने रुपए का हो जाएगा, 45 रुपये, 0.45 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग सीपी में, तो अपॉन सीपी से 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो 8×45 यहाँ से लगी 5, यानी कि 0 हो जाएगा 50, 8×48, 2/8 यानी कि 1/4, 56 से 1/4%। मैं देखिए आपके सामने ही कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी 12 और 2 4 4 8 यानी 2448 रुपये है। यदि इन संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो मैंने संख्याओं को लेट कर लिया कि एक संख्या है वो A और B। अगर इसका HCF 12 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 12A और 12B संख्याएं हो जाएंगी। अब A और B क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, मतलब इनमें उसे फिर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो LCM है वो कितना है, LCM क्या आ जाएगा 12AB, क्योंकि ये इसका HCF हो जाएगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करा देंगे। वो हमको पता है 2448। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 204। अब उसके बाद दोनों संख्याओं में अंतर निकालेंगे तो 12A माइनस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 दे रखा है, तो यानी कि A माइनस B यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया वही क्वेश्चन में इसमें भी फार्मूला लगा देंगे। क्या, A माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4AB। तो A माइनस बी कितना दे रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस का 4AB की जगह पे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 का 204 × 4, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 816 और 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 841। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। ये A प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा 29, ये 29 का स्क्वायर होता है। तो A प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 29। अब अगर A की वैल्यू चाहिए तो उन लोगों को जोड़ कर आधा कर दिए। हमको चाहिए क्या, संख्याओं का योगफल चाहिए। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, 12A प्लस बी, मुझे A प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ कर आधा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 5 34 डिवाइड बाई 2 17। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके आधा, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। तो 17 और 12 संख्याएँ आ गई। अब यहाँ से इसका योग निकाल दीजिए। योग क्या आ जाएगा, 12A प्लस बी। तो 12 × 17 और प्लस 12, 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 29। 29 × 12, इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 108, 12 9 108, हासिल आ गई 10, 12 दूनी 24 और 10 34, 348 इसका सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसे किया, 12A प्लस बी किया, तो 12A प्लस बी को करेंगे तो A प्लस बी कितना आ जाएगा, 17 प्लस 12 29। इसको सब सॉल्व कर रहे होंगे तो 348 आ रहा होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 27 की पावर x 9/3 की पावर x। हम लोग क्या कर रहेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3x 3 का क्यूब इंटू इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 3x + x 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर 2। तो हम लोग यहाँ से कंपेरिजन कराएंगे, जब हम लोग कंपेयर करा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2 हाफ इस क्वेश्चन का x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4, x की जगह पे 1/2 उसकी पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 16, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ये 1 अपॉन में तो अपॉन के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घातांक और करनी का बेसिक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोलना है एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोलना है कि अगर एक चक्कर जब लगाते हैं, अगर कोई एक सर्कल एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है 2πr, अपनी परिधि के बराबर चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 21, तो 7 से काटेंगे 3, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर में इतने सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। हमको चक्कर कितने तय कराना है 792, वो भी मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इतने सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 13 25 65 13 78 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 600 से मल्टीप्लाई करा देंगे तभी तो इसके इक्वल होगा। 132 में हम लोग इसका डिवाइड दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 600, मतलब यहाँ पे हमको क्या लगाने हैं 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 600 चक्कर मुझको लगाने पड़ेंगे इसको ट्रेवल करने के लिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एक चक्कर ये इसका कौन बेसिक है कि एक चक्कर जब लगाते हैं तो 2πr दूरी को तय करना पड़ता है। इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसमें इसका डिवाइड दे देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 600 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि 930.25 के वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में, वर्गमूल का मतलब पहले अंडर रूट लगा लेते हैं, इसके वर्गमूल में क्या छोटा सा छोटा क्या घटाया जाए ताकि जो परिणाम आए इसमें से, इस वर्गमूल में से क्या छोटा से छोटा घटाया जाए ताकि परिणाम जो है वो पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट लेना आई थिंक आप लोगों को आता होगा, मैं बता देता हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में 25 होता है या 5 आता है, 25 आता है तो उसका करने का तरीका होता है 25 का तो 5 हो जाता है। इस संख्या को देखते हैं कि किसके इक्वल है, किसके करीब है। तो हम देखते हैं ये जो 930 है वो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 31 का स्क्वायर होता है 961। तो हम देखेंगे 900 से तो बड़ा है और 961 से छोटा है, तो ये इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो हम लोग छोटी वैल्यू को ले लेते हैं। तो छोटी वैल्यू क्या है 30, तो हम यहाँ पर रखेंगे 30। या इसका मतलब ये जो वर्गमूल है वो 30.5 का है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा था तो यहाँ पर 30.5 का क्या है वर्गमूल है। अब हमसे पूछा है इससे से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो 0.5 है अगर हम इसको ही सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको ही हटा दें तो हमारे पास 30 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगी। इस 0.5 को हटाने के लिए हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन है, 1/2 दे रहा है। 1/2 का मतलब 0.5 जो कि हमको हटाना भी है, और इसका आंसर हमको मिल चुका है। हालांकि आगे देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब 0.16 आ जाएगा। मुझे अगर 0.16 हटाएंगे तो भी मुझे पॉइंट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा
2/3 का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। तो भी अगर हम 6 भी अगर सेपरेट करेंगे तो भी क्या होगा, तभी हमारे पास पॉइंट रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1.33, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1.33। अगर 1.33 भी सेपरेट कर रहे होंगे तो भी हमारे पास पॉइंट बचेगा। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1/2 ही सेपरेट, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 सेपरेट करना पड़ेगा। अगर 1/2 यहाँ से सेपरेट कर दिया जाए तो 0.5 अगर यहाँ से सेपरेट कर दिया जाए तो 13.5 में से अगर हम 0.5 सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, जो कि क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। वही हमसे क्या पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो देखते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसमें भी हम लोग रेशियो को मर्ज करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8। तो अभी बताया, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, इसके सामने जो भी है वो यहाँ लिखते हैं, इसके सामने जो भी है वो यहाँ लिख देते हैं। अब इसका आमने सामने मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से आ जाएगा 24। ये संख्याएं हमको मिल गई यूनिट में। अब बोला है इन संख्याओं का योगफल, यहाँ से मुझे बताइए योगफल कितना आ जाएगा। 15, 10, 25, 25 और 20, 25 और 20 45 और 4 49। सवाल में हमारे पास दे रखा है 392। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9, 8 आ जाएगी, 9 8 72, हाँ 8 चौको 32। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या है 24, तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 × 8, 24 × 8, 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 192। सिर्फ रेशियो को मर्ज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 300 ग्राम चीनी के विलयन में से 40% चीनी है, यदि इसमें से कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। इसको हालांकि कुछ लोग मिक्स उसे कराते हैं रेशियो वाले मेथड से, मिक्सचर वाले मेथड से। हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए बोला प्रारंभिक में चीनी कितने परसेंट है 40%। हम लोग मिला क्या रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, जो चीज़ है वही चीज़ मिला रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं तो 100% होगी चीनी, यहाँ पर 100% होगी। और यहाँ पर कितना है 300 ग्राम है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना मिलाया है, लेकिन जो भी मिलाएंगे वो चीनी अपने आप में 100% ही होगी। और यहाँ पर जो शुरुआत में मिक्सचर है तो 40% है। अब देखते हैं मिलाने के बाद जो विलयन में चीनी कितना हो गया 50%, मतलब अब जो हम लोग इसको मिला चुके हैं तो यहाँ पर कितना है 50% का हमारे पास मिक्सचर। अब देखिए बस हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 100 से 50 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 50 में से 40 गया तो 10, यानी कि 5:1। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। 1 यूनिट की वैल्यू क्या, यहाँ से फिर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। 5 की वैल्यू 300 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। मतलब हमको 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी, तब जा कर के हमारी जो 50% हो जाएगी। 40% से 50% होगा जब हम लोग 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे। आई थिंक समझ गए होंगे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हेलो, एक त्रिभुज के क्षेत्र के परिमाप 540 मीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 5 12 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोगों के सामने बोला गया है 5:12:13, ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो हमको जानते हैं ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे सामने, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन कर के आ गया। तो इसका आ जाएगा 5 12 और 13, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो मुझे बताइए कि इसका परिमाप कितना दे रखा है, 540। 540 यानी 12 और 15 25 और 5 30, यानी 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 540। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 13 यूनिट स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 13 इंटू 18 यूनिट स्क्वायर है, यूनिट इंटू यूनिट। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 324 इंटू 30। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 और 9720। इट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सा टेक्निकल पार्ट आ गया था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक फ्रैक्शन है 5 सही 3/4 प्लस 4 करेक्ट 4/5 7 करेक्ट 3/8। बोल रहा है कौन सा फ्रैक्शन इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि ये हो जाए होल नंबर हो जाए। मतलब ये बोल रहा है इस नंबर में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण संख्या हो जाए। अभी बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले 5 और 4 और 7 इसको अलग से ऐड कर लेते हैं। तो 5 4 9 7 16, यहाँ पर हो गया 16 प्लस 3/4 प्लस 4/5 और प्लस 3/8। इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 8 चौको 32 प्लस 4 5 5 3 15। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 और 1 7 77/4। तो हम लोग इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस 37/40। अब मुझे बताइए, तो अभी तक आ गया हमारे पास 17 करेक्ट 37/40, ये आ गया इसका ऐड करने पर। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। 1/20 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हम इसको अगर 1/20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/40। 2/40 मतलब 39/40। अभी भी ये पूरा होल नंबर पे नहीं हुआ, इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 1/40। अगर हम इसमें 1/40 ऐड करेंगे तो 37/40 में 1/40 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38/40। तो भी हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/80। अब देखिए 37/40 में अगर हम लोग 3/40 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40/40 मतलब 1। तो ये एक होल नंबर हो जाएगा, इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है किसी स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर और के मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो ये रहा कि स्कूटर का मूल्य और एक रहा मोपेड का मूल्य। तो स्कूटर का मूल्य कितना है, 9, मोपेड का है 5। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 4 यूनिट एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4200। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1050। हमसे क्या पूछ रहा है, मोपेड का मूल्य। मोपेड कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 5 25 5 5250 रुपये। यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। आपको ये सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ रिप्लाई दें। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।